where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way, into the dreary desert sand of dead habit. Where the mind is led forward by thee. Into ever widening thought and action. Into that heaven of freedom, my Father, let my country away. नवीन जी, शुक्रिया जो आज आपने इस बातचीत का मौका दिया। आपने शुरुआत में कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की बहुत ही सुंदर पंक्तियों को पढ़ा। इस कविता की शुरुआती पंक्तियां कहती हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। आपको वाकई लगता है कि इस देश में कहीं कोई डर भय का माहौल है, फियर का माहौल है? देखिए, जो कवि गुरु की जो पहली जो पंक्ति है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम आज भी देखें कि क्या आज हम भय मुक्त हैं, तो मैं कहूँगा कि हो सकता है कि हमारे देश में आज 125 करोड़ से भी अधिक की आबादी है, तो हो सकता है आधे लोग हो सकता है भय मुक्त हों, लेकिन आधे लोग, मैं समझो कि देश की 60 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी, वो मैं समझता हूँ कि आज हमारे किसान हैं, कोई कर्ज़ में डूबा हुआ है, हमारे लाखों जो विद्यार्थी हैं, हमारे बच्चे हैं, वो कर्ज़ में डूबे हुए हैं, हज़ारों उद्यमी जो हैं, छोटे उद्योग, वो कर्ज़ में डूबे हुए हैं। अलग अलग लोग जो है, अगर कोई दलित वर्ग से है तो वो अपने आप को भयभीत मानता है, अगर कोई किसी अलग राजनीतिक दल का है तो वो जो है अपने आप को भयभीत मानता है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, उन्हें भय है अगर वो बाहर निकलती हैं घर से तो कि वो हिफाजत से वापस घर लौट सकती हैं कि नहीं लौट सकती। तो इसलिए जो हमारे देश के लिए जो भी सिचुएशन है, उसके लिए मैं दोषी नहीं ठहरा रहा। मैं समझता हूँ कि ये मेरी भी जिम्मेदारी है। हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सब अपनी अपनी भूमिका निभाएं, ताकि जो भी इस तरह की जो भी भय हैं समाज के अंदर, आज हमारे देश के अंदर, किसी भी व्यक्ति को, नागरिक को अन्यथा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और हम सब एक बहुत ही एक अच्छे वातावरण के अंदर, जिसके अंदर एक हम कहेंगे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हम सब पनप सकें, हम एक दूसरे की मदद कर सकें और मिलजुल कर अपने देश को, अपने देश में रहने वाले लोगों को हम खुशहाल बना सकें। तो ये होगा कैसे? जिस भय की आप बात कर रहे हैं वो दूर कैसे होगा? हमने कांग्रेस की सरकारें भी देखी है, बीजेपी की सरकार है, दोष किसका है? और ये भय जिसकी बात आप कर रहे हैं वो दूर कैसे होगा? देखिए, ये कोई एक राजनीतिक दल की बात नहीं है। सभी राजनीतिक दल जो हैं, सभी की अपनी अच्छाइयाँ हैं, सभी की अपनी कमियाँ हैं। सभी राजनीतिक दल चाहते तो यही हैं कि हम सब जो है, हम अपने देश को हम संपन्न बनाएं, अपने देश को खुशहाल बनाएं, अपने देश को आगे लेके जाएं। लेकिन हर व्यक्ति, हर राजनीतिक दल वो अपने ढंग से करना चाहता है, जबकि ज़रूरी ये है कि बहुत से मुद्दों के ऊपर, अब जैसे जीएसटी की हम बात करें, जीएसटी के ऊपर जिस तरह से एक कंसेंसस बनाया गया, एक आम सहमति बनाई गई, ये बहुत आवश्यक है कि जितने भी देश के महत्वपूर्ण मामले हैं, जो कि देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा साधनों के लिए, देश में व्यापार को बढ़ाने के लिए, ऐसे और अन्य बहुत से, किस तरह से देश के अंदर हमारे करोड़ों युवाओं के लिए रोज़गार के साधन बढ़ाए जाएं, इन मुद्दों के ऊपर एक राजनीतिक सहमति बननी जो है, एक आम सहमति बननी बहुत आवश्यक है, जिससे
कि मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर जब हम बात करेंगे, देश के विकास की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, उन पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, क्योंकि इन चीज़ों में कंट्रोवर्सी नहीं, बल्कि हमें कॉन्क्रीट एफर्ट की आवश्यकता है, हमें काम करने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है, ताकि हम जो है आगे बढ़ सकें। नवीन जी, इन दिनों जो एक ख़ास चीज़ मैंने देखी कि हम जिनसे भी बात करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कोई सेलिब्रिटी हों, बोलने में उनको डर लगने लगा है, बहुत सोच के बोलते हैं, कंट्रोवर्सी का डर रहता है, ऐसा क्यों है? देखिए, कहने को तो हमारे देश में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि मैं कुछ भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन हर व्यक्ति को संभल के तो बोलना पड़ता है, क्योंकि जो भी बात मैं बोलूँगा उससे कोई खुश हो सकता है या कोई उससे नाराज़ भी हो सकता है। यानी अब बोलने के पहले सोचना पड़ता है मैं किसको, कौन मेरी बात से नाराज़ हो जाएगा और कौन खुश होगा, ऐसा क्यों है? वो देखिए, ये तो एक स्वाभाविक बात है, लेकिन इसको जो है एग्जैजरेट नहीं होना चाहिए। अगर कोई बात से, अगर मैं कोई बात कहूँगा, देखिए कोशिश तो ये होती है कि आदमी जो है खुलकर बोले, अपना दिल खोल करके जो है बोले, क्योंकि जब हम ईमानदारी से बोलते हैं तो सुनने वाला भी उसको फट से बात को भांप जाता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है, जेन्युइन बातें बोल रहा है या बनावटी बातें बोल रहा है। तो इसलिए मन खुल के हम बोलना चाहिए, लेकिन जब हम खुल की बात बोलें या किसी की बातों को सुने तो ज़रूरी नहीं है कि हमको उनकी सभी बातें अच्छी लगें। तो ये जो है हमारे में सहन शक्ति भी होनी चाहिए। जो बातें हुई असहिष्णुता की या इनटॉलरेंस की, तो हमें जो है एक दूसरे की बातों को हम सुने और जो अच्छी लगे वो अच्छी लगे, अगर नहीं लगे तो हम भी अपनी बातों को कह दें कि हमें ये बात अच्छी नहीं लगी। फिर से एक बार कवि गुरु की उस कविता की बात करता हूँ, क्योंकि वो कविता एंड होती है, लेट माई कंट्री अवेक, देश को जागृत कर दो। आप देश को किस निद्रा से जगाने की बात कर रहे हैं? देखिए, इन 70 साल की आज़ादी में हमने तरक्की की है, हम बहुत आगे आए हैं, लेकिन हमें बहुत आगे जाना है। अगर हम अपना मुकाबला करते हैं, हम अपने मुकाबला अपने पड़ोसी अगर चीन से करें, हम जिस उद्योग में मैं काम करता हूँ स्टील के अंदर, जब हम आज़ाद हुए तो हम चाइना से अधिक स्टील बनाते थे, और आज 70 साल के बाद हम बना रहे हैं लगभग 100 मिलियन टन और चाइना बना रहा है 850 मिलियन टन। तो लगभग हमारे से 10 गुना अधिक स्टील जो है चाइना आज बना रहा है। अगर आज तक जो हम करते आए हैं वो पर्याप्त नहीं है, तो इसके लिए जो है हमें और ज़्यादा इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, ठीक दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। हमारा देश अधिक स्टील बना भी सकता है। अगर हम स्टील की खपत की बात करें तो आज अगर चाहे हम स्टील की खपत की बात करें तो हमारी सिर्फ 60 किलोग्राम स्टील प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हमारी खपत है। चाइना की बात करें तो उनकी लगभग 500 है। वर्ल्ड एवरेज की बात करें तो उनकी 200 से अधिक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या, लगभग आधी जनसंख्या जो है वो स्टील खरीद ही नहीं पाती है। वो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली हमारी जनसंख्या जो कि स्टील नहीं खरीद पाती। इसी तरह से अगर बिजली की बात करें तो बिजली की जो खपत है हमारे देश के अंदर वो करीब है 1000 किलोवाट आवर्स, 1000 यूनिट प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति। ये भी जो है एक 1/10 है अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले देखें तो, क्योंकि हमारे देश में जो प्रॉस्पेरिटी है वो मैं समझता हूँ कि आज भी प्रॉस्पेरिटी बहुत कम है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ ये बहुत आवश्यक है कि हम काम करें कि किस तरह से हम अपने देशवासियों को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकें। हम जो आज स्वच्छ भारत की बात हो रही है तो स्वच्छ भारत बनाएं, इसमें हर नागरिक की भूमिका इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी बात जो कि मुझे हमेशा बहुत लगती है वो ये कि हमारे देश में अगर हम सड़कों पे निकलते हैं तो लोग हॉर्न का इस्तेमाल बहुत करते हैं। जब हम विदेशों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें कोई गाड़ियों की आवाज़ तो आती है लेकिन गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ नहीं आती। और हमारे देश में आप किसी भी शहर में चले जाए, चाहे दिल्ली में, बम्बई में, आप छोटे छोटे सिटीज़ में भी जाएं तो लोग जो है हॉर्न का उपयोग बहुत करते हैं। और पहले, आज से पहले तो खैर ट्रकों के पीछे लिखा होता था हॉर्न प्लीज़। और जब हम गाड़ी चलाना मैं सीख रहा था तब मुझे याद है लोग ये बोलते थे कि गाड़ी में ब्रेक हो चाहे ना हो लेकिन हॉर्न अच्छा होना चाहिए। तो ये जो है चीज़ें
मैं समझता हूँ कि इससे जो है प्रदूषण फैलता है, ज़्यादा हॉर्न बजाने से शोर होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो ये एक छोटी सी बात है, इसमें सरकार की तो कोई भूमिका नहीं है, इसमें तो आप और हम नागरिकों को ही एक भूमिका निभानी है। तो मैं सभी से मैं आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अगर हम सब इस बात पे ध्यान दें कि हॉर्न का उपयोग सिर्फ इमरजेंसी में कम से कम इसका इस्तेमाल करें, तो मैं समझता हूँ कि हम जो है सड़क पे जो हम सब का जो सफ़र होगा वो और ज़्यादा आनंदमय होगा और हम रिलैक्स वे में हम ट्रैवल कर सकेंगे। ये वाकई आपने अच्छी बात कही नवीन जी, कि सिर्फ सरकारों को दोष देना काफ़ी नहीं है। अगर जीवन का स्तर सुधारना है तो हमारी अपनी कोशिशें भी होनी चाहिए। आपने पावर सेक्टर की बात की। देश के कई ऐसे घर हैं जहाँ पर आपके ने बिजली पहुँचाई है, जहाँ से आपने अंधेरे से आज़ादी लोगों को दिलाई है। इंतज़ार इस बात का है कि कब पूरा देश उजाले में होगा, किसी भी घर में अंधेरा नहीं होगा। कैसे मुमकिन होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले के मुकाबले आज जो है बिजली का उत्पादन हमारे देश में बहुत बढ़ा है। बिजली के उत्पादन की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो ट्रांसमिशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। और एक बिजली जो है, आज समझता हूँ कि किसी का भी काम बिजली के बगैर नहीं चल सकता, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बुज़ुर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई उद्योग हो। तो हर एक जगह जो है आज बिजली का जो है बिजली की लागत है। और इसके लिए अगर हम सब एक अच्छे वातावरण में हम काम करेंगे और जो बिजली हम कंज्यूम करते हैं उसके लिए खुशी खुशी उसके लिए हम उसका भुगतान भी करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये स्थिति इम्प्रूव होगी। और जहाँ जहाँ अगर बिजली की अगर चोरी हो रही है या अगर लॉसेस ज़्यादा हैं, टेक्निकल लॉसेस ज़्यादा हैं, या कुछ लोग जो है बिजली की चोरी करते हैं, उसकी रोकथाम करना भी बहुत आवश्यक है। आज़ादी के 70वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। वो मुख्य कौन सी 3 चीज़ें आपको लगती है कि जिससे देश को आज़ाद करना होगा, तभी देश सच्चे मायनों में आज़ाद होगा? हमारा देश जो है राजनीतिक रूप से आज़ाद है। इन 70 सालों में, जो लगभग 70 साल हुए हमारी आज़ादी को, हमने बहुत कुछ हमने हासिल किया, बहुत हमने तरक्की की, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और आवश्यक है कि हम सब मिलजुल कर हम काम करें, एक दूसरे को हम मदद करके काम करें, एक ऐसे वातावरण में काम करें जिसके अंदर हम सब, जिसके अंदर भी जो प्रतिभा है वो प्रतिभा पनप सके। ऐसा एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना बहुत आवश्यक है। पहला तो ये कि हमें एक दूसरे के ऊपर और अधिक विश्वास करने की आवश्यकता है कि हम सब जो है एक दूसरे की हम मदद करें, एक दूसरे पे विश्वास करें, एक दूसरे की मदद करें आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जब देश के नागरिक आगे बढ़ेंगे तभी देश भी आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि देश आगे बढ़ जाए और नागरिक पीछे रह जाएं, और ये भी नहीं हो सकता कि अगर देश के नागरिक आगे बढ़ें तो देश पीछे रह जाए। देश के नागरिकों के साथ ही देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम सबको अपने देश का पावन प्रतीक, नंबर 1 बात मैं कहूँगा कि देश का सबसे पावन प्रतीक है हमारा देश का राष्ट्रीय ध्वज। हम उसे दर्शाएं, चाहे अपने कपड़ों पे दर्शाएं, अपने घर में दर्शाएं, अपने घर के ऊपर हम उसको दर्शाएं, और उससे प्रेरित होकर हम सब अपना अपना काम राष्ट्र के हितों को आगे रख करके करें। मैं अपना काम ईमानदारी से करूं, आप अपना काम ईमानदारी से करें, तब मैं समझता हूं कि हम सब मिलकर अपने सपनों का भारत हम बना सकते हैं। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि हम सबको एक ऐसा वातावरण चाहिए जो कि इनकरेजिंग हो। अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो लोग उसको प्रोत्साहन दें, उसको प्रोत्साहित करें उसको, क्योंकि हम कमियां, दूसरों की कमियां ढूंढने में हम बहुत एक्सपर्ट हैं। लेकिन सिर्फ एक किताब मैंने पढ़ी थी, वेल डन, कि भी हम लोगों को जो है उनको शाबाशी देकर हम उनसे हम ज़्यादा काम करवा सकते हैं, ना कि सिर्फ उनकी हम कमियां ढूंढ ढूंढ करके। आज अगर कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी आर्मी में काम किया हो, या चाहे उद्योग जगत में काम किया हो, या पॉलिटिक्स में काम किया हो, जितने अच्छे काम किए हो वो एक तरफ, उन पे कोई छोटा सा कोई अगर इल्ज़ाम लगा दे, चाहे झूठा ही इल्ज़ाम लगा दे, तो लोग जो है, लोग भी, और ख़ास करके आप लोग जो मीडिया में हैं, वो लोग जो है उसी बात के पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है एक बहुत ही एक नकारात्मक सोच है, और ये जब तक रहेगी तब तक जो है
हम पूरा जो अपना जो पोटेंशियल है वो हम अचीव नहीं कर सकते। आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता नवीन जी कि हम आज़ादी की बात करें और तिरंगे की बात न करें, या हम तिरंगे की बात करें और आपने जो इस देश को तोहफा दिया उसकी बात न करें। सबको तिरंगा फहराने का हक जो आपने एक लंबी लड़ाई के बाद दिया, उसकी बात करना ज़रूरी है। ज़रा ये बताइए कि इस लड़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई? ये बात आपके जहन में कैसे आई कि देश में हर किसी को तिरंगा फहराने का अधिकार मिले, हर रोज़ वो तिरंगा फहरा सके? देखिए, जब मैं 1990 में मैं 20 साल का था और मैं अमेरिका पढ़ने के लिए गया, और आपको याद होगा कि 1990 के समय इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक किया था और अमेरिकन फोर्सेस जो है वहाँ पर गई थी। तो उस समय जो है अमेरिकन्स जो है वो घर घर पे अमेरिका का झंडा फहराते थे। उस समय मैं अपनी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट गवर्नमेंट का मैं प्रेसिडेंट था, तो मैंने चाहा कि मैं इसको दीवार के ऊपर मैं इसको तिरंगे झंडे को लगाऊं। तो लेकिन जब मैं लगाना चाहता था तो मुझे संकोच भी हुआ कि कहीं अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर मैं भारत के झंडे को लगाऊंगा तो कहीं ये लोग बुरा तो नहीं मान जाएंगे। तो मैंने पूछा कुछ लोगों से कि इज़ इट ओके इफ़ आई डिस्प्ले द इंडियन फ्लैग हियर? जैसे या इट्स कूल, नो प्रॉब्लम। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने झंडा लगा के रखा। और जब भी कोई आता अलग अलग रंगों के बारे में पूछता, मैं उनको बहुत गर्व से अपने झंडे के बारे में बताता। और हमेशा मुझे झंडा वहाँ पर मुझे याद दिलाता कि मैं यहाँ पर खाली एक स्टूडेंट नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने देश का एम्बेसडर भी हूँ। तो मैं जो भी यहाँ पे करूँगा उससे मेरा आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे देश का नाम अच्छा हो। तो एनीवे, पढ़ने के बाद जब मैं वापस आ गया और 26 जनवरी 93 को हमने अपने प्लांट रायगढ़ के अंदर, रायगढ़ उस समय मध्य प्रदेश का हिस्सा था, अपने स्टील प्लांट के अंदर जो है ध्वजारोहण किया। अगले दिन जब मैं गुजर रहा था तो देखा कि सिर्फ जो है पोल तो था लेकिन फ्लैग वाज गॉन। सिर्फ जो है डंडा था लेकिन ध्वज जो है उसके ऊपर नहीं था। तो मुझे अजीब सा लगा। मैंने देखा कि झंडा लगा रखा था आप लोगों ने, इतना खूबसूरत लग रहा था, ये झंडा क्यों उतार दिया? तो उन्होंने कहा कि जी सिर्फ हम 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहरा सकते हैं और हर रोज़ नहीं फहरा सकते। मैं कहा ठीक है। मैं कुछ कदम चला तो मुझे लगा कि अमेरिका में तो मैं हर रोज़ मैंने दफ्तर के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटी के दफ्तर के अंदर मैंने झंडा लगा रखा था, मुझे किसी ने नहीं रोका। और यहाँ पर अपने ही देश के अंदर अपना ही झंडा मैं सम्मानपूर्वक ढंग से नहीं लगा सकता। तो मैंने कहा कि नहीं, हम रोज़ लगाएंगे और कोई आपत्ति आएगी तो देखेंगे उसको। तो हमने हर रोज़ झंडा लगाना बहुत सम्मानपूर्वक ढंग से हमने शुरू किया। फिर एक दिन लगभग 1 साल के बाद कमिश्नर बिलासपुर वो रायगढ़ आए हुए थे, उन्होंने देखा और वो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने एसपी को भेजा और कहा कि झंडे को तुरंत उतरवाया जाए। तो एसपी आए तो हमारे लोगों ने कहा कि हम तो सम्मानपूर्ण ढंग से लगा रहे। बोले नहीं, आप झंडे को आप हर रोज़ नहीं लगा सकते, इसको उतारो। उन्होंने अपने सामने उसको उतरवा दिया। जब मुझे ये बात पता लगी तो मुझे दुख हुआ। मुझे हुआ कि मेरे जो साथ के मेरे दोस्त थे अधिकतर वो अमेरिका में रह गए और मेरे मन में ये था कि मैं अपने देश को अमेरिका से भी अच्छा बनाना चाहता हूँ और मैं अपने जीवन के सबसे अच्छे साल मैं अपने देश को बनाने में लगाना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं अपने देश का झंडा भी नहीं फहरा सकूँगा तो मैं क्या कर सकूँगा? तो फिर मैंने ठान लिया कि इसको जो है ये हक हमें मिलना ही चाहिए। और अगर घर घर में तिरंगा झंडा फहराएगा तो उससे लोगों की और भावनाएं जो है देश के प्रति और ज़्यादा मजबूत होंगी। हम सब के मन में एक भावना आएगी कि हम सबको देश के लिए हमें काम करना है। तो फिर एक लंबा संघर्ष रहा लगभग, जिसमें 10 साल लगे। ये बातें हैं 93-94 की। तो उसके बाद जाकर के 23 जनवरी 2004 को माननीय उच्चतम न्यायालय में ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और उसमें ये कहा कि झंडा फहराना हर भारतीय नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, जो हमारा अधिकार है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसका ये एक अभिन्न अंग है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो मुझे बहुत खुशी हुई, एक लंबे संघर्ष के बाद पहली बार हमें ये हक मिला कि हम हर रोज़ अपने देश के झंडे को हम दर्शा सकते हैं, फहरा सकते हैं और उससे प्रेरित होकर अपने आप को हम देश के प्रति हम समर्पित कर सकते हैं। अगर आप सोचें आज से हज़ारों साल पहले
चाहे राजा राम का राज्य था, अशोका का था, मौर्य का था, मुगलों का राज रहा, अंग्रेज़ों का राज रहा हमारे देश पे, झंडा हमेशा राजा का रहा, कभी भी प्रजा का नहीं हुआ। और जब हम आज़ाद हो गए, हमने अपने आप को एक गणतंत्र घोषित किया, तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है, ये केवल एक सरकारी ध्वज बन करके रह गया कि सरकारी इमारतों के ऊपर, सरकार में जो ऊंचे ओहदों के ऊपर जो लोग हैं, उनके घरों के ऊपर ही सिर्फ फहराता था। तो आज जो है ये माननीय उच्चतम न्यायालय, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमें हक मिला कि हम हर रोज़ अपने झंडे को हम दर्शा सकते हैं। तो इसलिए केवल 15 अगस्त ही नहीं, 26 जनवरी ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि हर रोज़ हमें अपने देश के सबसे पावन प्रतीक को हमें दर्शाना चाहिए। इसलिए दर्शाना चाहिए क्योंकि जब हम झंडा अपने देश का दर्शाते हैं, तो हम ये दर्शाते हैं कि हम अपने मज़हब से ऊपर उठकर, हम अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर, हम केवल यही दर्शाते हैं कि हम अपने देश को प्यार करते हैं, हमें अपने देश में विश्वास है। नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने आज इस बातचीत का मौका दिया। एक भारतीय होने के नाते मैं कम से कम सबकी ओर से आपका ये शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहूँगा कि आपने सबको तिरंगा फहराने का अधिकार दिया, जिसको देश हमेशा याद रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।